फिर दोनों शादी करके गांव पहुंच जाते हैं। अरे ओ काला पानी, स्वागत नहीं करोगी अपने पति का? देखो तो मैं तुम्हारे लिए एक धमाकेदार गिफ्ट लेके आया हूँ। सुधा गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा काला था, जिस कारण कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन जमींदार की इकलौती बेटी होने के कारण उसके पास बहुत पैसा था। वही पैसों के लालच में शहर का सुबोध सुधा से शादी करके उसे अपनी बीवी बना लेता है। वही शादी के बाद, अरे वो काला पानी, सुन, तेरी ये जो शक्ल है ना, इसे लेकर कभी मेरे सामने मत आना। अजी ऐसा ना कहिए, अगर आपको मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की थी? अरे ना रंग बड़ा ना रूप, सबसे बड़ा है रुपया, उसी के लिए मैंने तुझसे शादी की थी। अरे अब तो तेरे बाप ने तेरे हिस्से की जायदाद सब मेरे नाम कर दी है। अब तो मैं अपनी मर्जी से दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। अजी ऐसा ना करिए प्लीज, भगवान के लिए ऐसा जुल्म ना करिए। अगर इस घर में रहना है तो सिवाय नौकरानी के तुझे कोई दर्जा नहीं मिलेगा। रह यहीं पे, मैं तो चला शहर। इस तरह सुबोध शहर चला जाता है। वहीं सुधा गांव में रहकर लोगों के घरों में काम करके अपने लिए 2 समय के खाने का जुगाड़ करती है। ऐसे ही सुबोध को शहर गए हुए 6 महीने बीत जाते हैं। वहीं शहर में सुबोध अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। रिंकी, मुझे ना उस काली सुधा की शक्ल तक से नफरत है यार। अब मैं उसके साथ इस शादी के बंधन में और नहीं रह सकता। बेबी, मैं तुमसे शादी तो कर लूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं। हम खाएंगे क्या? जो पैसे तुमने सुधा के बाप से लिए थे, इन 6 महीनों में तो वो भी खर्च हो गए। अरे तुम चिंता ना करो बेबी, बस तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ चलो। फिर दोनों शादी करके गांव पहुंच जाते हैं। अरे ओ काला पानी, स्वागत नहीं करोगी अपने पति का? देखो तो मैं तुम्हारे लिए एक धमाकेदार गिफ्ट लेके आया हूँ। वही सुधा जैसे ही बाहर आती है तो सुबोध और रिंकी को शादी के जोड़े में देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। अजी आपने आज तक मुझे इतना दुख दिया, मैं शांत रही, लेकिन आज आपने इस सौतन को लाकर ठीक नहीं किया। सौतन तो तू मेरी है कलूटी, आज से इस घर में मेरा राज चलेगा, और अगर तू मेरी नहीं सुनेगी तो देख लेना ठीक नहीं होगा। अरे रिंकी डार्लिंग, चलो अब रेस्ट कर लो, बहुत लंबे सफर से आई हो ना, सौतन मिलाप बाद में कर लेना। हाँ आप ठीक कह रहे हो। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं सुधा बेचारी अपनी सौतन को देखकर बहुत दुखी होती है। हे भगवान, जब से मेरी शादी हुई है तब से आपने सिवाय दुख के मुझे कुछ नहीं दिया, आखिर क्यों भगवान जी? तभी रिंकी वहां आकर, इतनी प्यारी सौतन तो मिली है ना तुझे, और क्या चाहिए कलूटी? जा जाकर मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आ, बहुत कमजोरी आ रही है। अभी लेकर आई। फिर सुधा रिंकी के लिए हल्दी दूध लाने चली जाती है। वहीं रिंकी और सुबोध मिलकर घर का सारा काम सुधा से करवाते हैं और सुधा को ही कमाने के लिए भी कहते हैं। वहीं सुधा की मेहनत से आए हुए पैसों से दोनों ऐश करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दोनों दिन पर दिन सुधा को हद से ज्यादा परेशान करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, आखिर तू इतना कमाती है, जाता कहाँ है कलूटी? जाकर अपने बाप से बाकी बची हुई प्रॉपर्टी के कागजात मांग कर ला। बस अब और नहीं, मेरे पिता द्वारा दी गई सारी जायदाद तो तुमने और तुम्हारी इस 2 टके की बीवी ने बेच खाई। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? माफ करना, लेकिन अब मैं अपनी कमाई या मैके का 1 रुपए तक तुम्हें नहीं दूंगी। नहीं देगी 1 भी रुपया? जा, निकल जा इस घर से। आज के बाद इस घर में दिखाई मत देना। यहाँ रहना है तो मुझे पैसे लाके देने ही होंगे। आखिर मैंने तुझसे शादी इसीलिए की थी, वरना तुझ कलूटी से शादी करता ही कौन? अरे डाबर से भी काली है तू। हाँ। फिर सुबोध सुधा को घर से धक्के मार के निकाल देता है। वहीं रिंकी बहुत खुश होती है। डोंट वरी बेबी, हम दोनों कमा कर खा लेंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। वहीं सुधा रोते हुए गांव के मंदिर में जाती है। हे देवी माँ, आखिर आप इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रही हो मेरी? काला रंग होना क्या इतना बड़ा पाप है कि इस काले रंग की वजह से मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली? उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी माँ आती है। बेटी रो मत, मैंने तेरी सारी बात सुन ली है।
ये ले, ये क्रीम है, ये मुझे मेरी माँ ने दी थी, तू इसे लगा ले बेटी, तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। इसके बाद सुधा वहां से चली जाती है और गांव के मंदिर के पीछे बने हुए झोपड़े में ही रहने लगती है। वहीं जैसे ही सुधा उस बूढ़ी अम्मा की दी हुई क्रीम लगाती है, वो अचानक से बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है, जिसे देखकर गांव वालों को यकीन ही नहीं होता कि ये वही सुधा है। और जब सुबोध की नजर सुधा की खूबसूरती पर पड़ती है तो वो भी अचंभे में आ जाता है कि सुधा रातों रात इतनी खूबसूरत कैसे हो गई कि पूरा गांव उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। फिर सुबोध अगले दिन सुधा के पास जाता है। सुधा, मुझे माफ कर दो यार, चलो फिर से घर, अब तुम बिल्कुल रानी जैसी दिखती हो, अब तो मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। अच्छा, मेरा रंग बदलते ही तुम्हारी नियत भी बदल गई। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में नहीं रहूंगी। तुमने मुझे जितना दुख दिया है, अब तुम्हें रानी नौकरानी जो बनाना है जाओ, उस सौतन को जाकर बनाओ, मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखना। इस तरह सुधा सुबोध को धमकाकर भगा देती है। वहीं सुबोध शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता। रिंकी सुबोध से खूब काम करवाती है और खुद आराम से रहती है। वहीं सुधा अपने पति का काम संभाल लेती है और काम काज करके सरल जीवन जीने लगती है।